नमस्कार साथियों, हम एलटी हिंदी उत्तराखंड की जो भर्ती परीक्षा है उसमें हिंदी विषय में द्विवेदी युग हम समाप्त कर चुके हैं और अब हम जिस युग के बारे में पढ़ाई करेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण युग है, काल है, वो है छायावाद का। छायावाद, आप लोग जानते हैं द्विवेदी युग का जो कालखंड है इतिहास में, वर्ष 1900 से 1918 तक का जो समय है उसे कहा जाता है द्विवेदी युग। और फिर उसके बाद 1918 से शुरू होकर 1936 तक का जो युग चला उसे कहा जाता है छायावाद। ठीक है, अच्छा, पहले तो छायावाद के नाम पर ही आप थोड़ा सा देखिए इसमें कि भारतेंदु युग जो नाम है वो भी आपकी समझ में आता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा है। ठीक है, तो उसके नाम की सार्थकता आपको समझ में आती है कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति भारतेंदु युग के भारतेंदु थे तो उनके नाम पर उस टाइम का नाम पड़ गया। उसके बाद आते हैं द्विवेदी युग। द्विवेदी युग भी आप लोग जानते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर उस युग का नाम पड़ा, क्योंकि वो केंद्रीय भूमिका में उस समय साहित्य में थे, सरस्वती पत्रिका का संपादन कर रहे थे और क्योंकि बहुत बड़ी भूमिका उस समय उनकी हिंदी साहित्य में थी, इस वजह से उस पूरे कालखंड का नाम ही द्विवेदी युग पड़ गया। लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं, थोड़ा सा नाम पर ही आप अगर यहाँ पे देखें तो छायावाद, तो छायावाद अपने आप में थोड़ा सा विवेचन करने वाली बात है कि छायावाद इस टाइम का नाम क्यों पड़ा। अच्छा, बड़ी रोचक बात है कि ये छायावाद जो शब्द है इसका नाम, ये कोई बहुत पॉजिटिव अर्थों में नहीं है, कोई सकारात्मक नाम नहीं है, ये एक आलोचना में कहा गया, अपमान में कहा गया या उस टाइम के इस धारा के कवियों को चिढ़ाने के लिए कहा गया नाम है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे हमारे आसपास भी ऐसा हो जाता है कि जिसका जो चिढ़ाने के लिए किसी ने एक बार किसी का नाम दे दिया तो उसके बाद वही वाला नाम उसका प्रचलित हो जाता है और जो उसका असली नाम है या जो उसका असली नाम होता है वो उतना प्रचलित नहीं होता, लेकिन जो चिढ़ाने के लिए बचपन में दिया गया नाम होता है वो आगे चल करके बहुत प्रिवेल करता है और पूरे समाज में वो उसी नाम से जाना जाता है। तो कुछ कुछ आप समझ सकते हैं कि ऐसा ही छायावाद के साथ भी हुआ है कि उसका नाम जो है, जो उस समय स्वच्छंदतावाद की जो धारा थी उस समय, तो उसका नाम पड़ गया छायावाद। तो इसके नाम पे अभी हम देखेंगे कि किसने किस तरह से इसका नाम दिया है, क्या दिया है। आप सबसे पहले किसी भी, मैंने पहले भी कहा है कि अपनी कक्षाओं में मैं लगातार ये बात कहता रहता हूँ कि जब भी आपको किसी साहित्य के कालखंड को समझना है, उस किसी भी समय के साहित्य को समझना है, कविता को समझना है, गद्य को समझना है, तो उस टाइम की सामाजिक परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां, इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखिए। और जब आप उस सारी परिस्थितियों को ध्यान में रख पाएंगे, जब उस समय के इतिहास की आपको जानकारी होगी, तो निश्चित रूप से वो उस टाइम के साहित्य का भी आपको पता चल पाएगा, उसके साहित्य को समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले आप देखिए कि छायावाद का जो टाइम है 1918 से 1936 का, उस टाइम भारत में क्या क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा समझ सकते हैं हम। छायावाद की युगीन परिस्थितियाँ, ये हम थोड़ा सा देखते हैं समझने के लिए। पहले छायावाद की युगीन परिस्थितियाँ क्या क्या है कि उस टाइम क्या क्या इस देश में हो रहा था, और फिर आपकी समझ में छायावाद का साहित्य भी आ ही जाएगा। छायावाद की युगीन परिस्थितियाँ आप उस समय देखिए। सबसे पहले तो महात्मा गांधी जो हैं वो भारत आ चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका में जो उन्होंने उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन चलाई, वहाँ की सफलता के बाद 1915 में महात्मा गांधी भारत आए। ठीक है, महात्मा गांधी भारत आए, साथ ही साथ आंदोलन जो चले थे, स्वतंत्रता के जो आंदोलन थे, उन्होंने थोड़ा सा तूल पकड़ना शुरू किया। स्वतंत्रता का जो आंदोलन था उन्होंने थोड़ा सा एग्रेसिवली चलना शुरू हुआ। उससे पहले के जो आंदोलन थे, उससे पहले भी आज़ादी का आंदोलन चला था, 1857 की क्रांति हो चुकी थी और बीच बीच में क्रांतिकारी चलते रहते थे, लेकिन एक ऑर्गेनाइज तरीके से भारत की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन उस टाइम पे शुरू हो चुके थे। देखिए 1918, तो उसी टाइम पर आप देखिए असहयोग आंदोलन हुआ है 1922 में। ठीक है, इसके अलावा खिलाफत आंदोलन हुआ है, काकोरी कांड वगैरह वगैरह होना शुरू हो चुका है। चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, ये लोग जो है भूमिका में आने लगे हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप देखिए उसी टाइम सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर 30s में चला, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके अलावा देश भर में हर जगह पे आप देखेंगे कि किसानों के आंदोलन शुरू हो चुके हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि गांधी जी का जो पहला आंदोलन था वो चंपारण में किसानों का आंदोलन था, तो किसानों का आंदोलन शुरू हो चुका है। जनजातियों ने आंदोलन करने शुरू कर दिए हैं, जाति के, जनजाति के। इसके अलावा स्त्री, महिलाएं जो हैं वो आंदोलन में शामिल हो चुकी हैं।
तो इन सारी परिस्थितियों में आप देखेंगे कि ये सारे आंदोलनों के बीच स्त्रियों ने अपनी जो है वो करनी शुरू कर दी है, आज़ादी के लिए डिमांड करनी शुरू कर दी है, जनजातियों ने जो है अपनी उसके लिए करनी शुरू कर दी है। इसके अलावा जो दलित समाज है, जो दलित है, पिछड़ा हुआ समाज है, उन्होंने भी अपनी आज़ादी के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए कहीं ना कहीं एक तरह की डिमांड्स रखनी शुरू कर दी हैं। भीमराव अंबेडकर एक तरह से जो है भूमिका में आना शुरू हो चुके हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये वाला जो पूरा टाइम है वो है पूरी स्वतंत्रता की चेतना का युग। तो यानी कि इस पूरे कालखंड को हम देख सकते हैं स्वतंत्रता की चेतना कि हर तरह के आंदोलन इसमें शुरू हो चुके हैं। ठीक है, इससे पहले का जो आज़ादी का आंदोलन था ना, 1920 यानी गांधी जी के पहले जो आंदोलन चल रहा था, वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि केवल वकीलों का और पढ़े लिखे लोगों का आंदोलन था कि राजनीतिक आंदोलन ज़्यादा होते थे कि संसद भवन में हमारा प्रतिनिधित्व दो, हमको इस तरह की हमको जो है चुनाव लड़ने का जो है हमको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और इस तरह से चीज़ें होनी चाहिए, सिविल सर्विसेज में हमको अधिकार मिलने चाहिए, इस तरह की जो है बातें ज़्यादा होती थी। गांधी जी के आने के बाद क्या हुआ है, जनता तक पहुंचा है आज़ादी का आंदोलन। देखिए आप, असहयोग आंदोलन, किसानों का आंदोलन, जनजातियों ने विभिन्न प्रकार के आंदोलन शुरू किए हैं। बिरसा मुंडा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। स्त्रियों की शिक्षा संबंधी आंदोलन बहुत जो है एक एग्रेसिव रूप ले चुके हैं। दलितों का आंदोलन जो है शुरू हो चुका है। तो इस तरह से जो है जो आज़ादी का आंदोलन है एक तरह से वो ज़मीन से जुड़ने लगा है। तो आप कह सकते हैं कि स्वतंत्रता की चेतना उस टाइम पे आनी शुरू हो चुकी है। तो कहा जाता है हिंदी साहित्य की आलोचना में यह स्थापना बड़ी प्रसिद्ध है कि जो छायावाद का जो पूरा काल है वो एक तरह से स्वतंत्रता की चेतना का काव्य है। अगर आपसे कहा जाए कि छायावाद की जो मेन थीम है पूरी कविता की, वो क्या है, स्वतंत्रता की चेतना उसकी मेन थीम है। ठीक है, तो इसके अलावा आप इसमें देखेंगे कि कैसे है। तो देखिए जो आम आदमी होता है वो तो इस तरह की बातें करेगा कि किसान चाहता है कि हमें जो है ज़मींदारी की प्रथा से मुक्ति मिले और ज़मीन पर हमारा मालिकाना हक होना चाहिए। जो पिछड़ा हुआ दलित व्यक्ति है उसको वो चाहता है कि जो जातिगत हमारे साथ भेदभाव होता है वो भेदभाव ना हो, हमें जो है समाज में आज़ादी मिले। और इसके अलावा स्त्रियां चाहती हैं कि जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है उससे हमें आज़ादी मिले। जनजातियां चाहती हैं कि हमें भी उस तरह का प्रतिनिधित्व मुख्य समाज में मिले, समाज की मुख्य धारा में आने का जो है मौका मिले। लेकिन जो कवि होता है, जो साहित्यकार होता है, वो थोड़ा सा हायर लेवल पे सोचता है। वो कहता है कि भाई क्या, उस समय पे आम आदमी कह रहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, लेकिन कवि ने कहा कि भाई अंग्रेजों के भारत छोड़ने से ही क्या स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी? क्या केवल राजनीतिक जो आज़ादी है वही आज़ादी का असली मतलब है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, समाज में हमें क्या आज़ादी मिलनी चाहिए, हर व्यक्ति, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ये सब आज़ाद होने चाहिए। तो ये है छायावाद की असली थीम, यानी कि व्यक्ति जो है, प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने आप में आज़ाद होना चाहिए, विचारों के स्तर पर स्वतंत्रता होनी चाहिए। वैचारिक स्वतंत्रता सबसे बड़ी है, राजनीतिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता से कहीं बढ़ करके। तो विचारों के स्तर पर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए, पशु पक्षी स्वतंत्र होने चाहिए, पेड़ पौधे स्वतंत्र होने चाहिए, प्रकृति स्वतंत्र होनी चाहिए। और केवल भारत ही क्यों स्वतंत्र हो, दुनिया के आसपास के जितने भी देश गुलाम हैं वो सारे के सारे स्वतंत्र होने चाहिए। तो कवि जो है थोड़ा सा ब्रॉड माइंडसेट के साथ चलता है। तो यही ब्रॉड माइंडसेट आपका छायावाद के कवियों में दिखता है। तो आप कह सकते हैं कि छायावाद जो है एक तरह की स्वतंत्रता की चेतना का आंदोलन है। ठीक है, अभी हम जब आगे देखेंगे इसमें कि किस किस तरह से कवियों ने कविताएं लिखी हैं, तो आप इंटरलिंक कर पाएंगे कि किस तरह से स्वतंत्रता की चेतना इनके कविता में दिखती है। ठीक है, तो छायावाद की थीम आप समझ चुके हैं शुरू में। अब देखते हैं कि इसमें मेनली जो आगे आलोचकों ने क्या क्या कहा है इसके बारे में, अन्य आलोचकों की क्या क्या अवधारणाएं इसके बारे में है, छायावादी आंदोलन के बारे में। ठीक है, तो छायावाद के संबंध में कुछ तथ्य आप लोग देखेंगे। सबसे पहला तो तथ्य आप ये देखिए कि छायावाद जो शब्द है, छायावाद, ये शब्द सबसे पहले आया कहाँ से है? ठीक है, छायावाद। तो छायावाद जो शब्द है वो सबसे पहले एक हिंदी साहित्य में व्यक्ति हुए मुकुटधर पांडे, इन्होंने एक लेख लिखा है, यानी 4 लेख लिखे दरअसल हिंदी में छायावाद नाम से। 4 पार्ट्स में ये लेख प्रसिद्ध है। हिंदी में छायावाद इस नाम से इन्होंने लेख लिखा और इस लेख में सबसे पहले छायावाद शब्द का जिक्र हुआ। ठीक है,
नामवर सिंह जी अपनी किताब छायावाद में लिखते हैं, बड़ी प्रसिद्ध किताब है छायावाद पर। अगर कोई सबसे प्रामाणिक और सबसे अच्छी किताब अगर आपको पढ़नी हो तो नामवर सिंह जी की किताब है, किताब का नाम ही छायावाद है, ठीक है। तो उसमें वो लिखते हैं कि पहला जो लिखित प्रमाण हमें मिलता है छायावाद शब्द का, वो मुकुटधर पांडे के इस लेख में मिलता है, ठीक है। तो कहा भी जा सकता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक भी कहा है, ठीक है। तो छायावाद का जो पहला प्रयोग है, शब्द का पहला प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट तथ्य हो सकता है पहला। इसके अलावा आप जो हमने अभी बात की कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना। छायावाद का प्रवर्तक माना, ठीक है। अब आप थोड़ा सा, ये फैक्ट तो आपका हो ही गया कि पहली बार छायावाद शब्द कहाँ पे आया। अब आप थोड़ा सा इसके अर्थ पर विवेचन करते हैं। छायावाद, ठीक है ना। छाया क्या होती है? कोई एक विषय है, जैसे मुझे एक विषय के रूप में मानिए, और जो मेरी छाया कहीं पड़ रही होगी वो जो है वो हो गई एक छाया। तो छायावाद का सीधा सीधा मतलब आप ये समझ सकते हैं कि छायावाद का मतलब क्या होता है कि जो विषय है उसको सीधे सीधे वर्णन न करके उसकी छाया का एक तरह से वर्णन करना, एकदम मतलब घुमा फिरा करके बात कहना। जैसे अगर किसी चीज पर हमें कविता लिखनी है तो सीधा सीधा उसके ऊपर वर्णन उसका नहीं करना है, उस पर घुमा फिरा करके उपमानों के माध्यम से, अलग अलग प्रतीकों के माध्यम से जो इस तरह की कविता करनी है उसे कहा जाता है छायावाद। तो छायावाद है एक तरह की विशिष्ट शैली। तो अर्थ के रूप में आप देख सकते हैं छायावाद जो है प्रतीकों एवं बिंबों के प्रयोग से रहस्यात्मक उद्घाटन, रहस्यात्मक अभिव्यक्ति करना, ये कहलाता है छायावाद। यानी कि ये एक खास तरह का पोइट्री लिखने का स्टाइल था कि सीधे सीधे विषय पर नहीं लिखना, प्रतीक के माध्यम से, किसी बिंब के माध्यम से, किसी प्रतीक के माध्यम से जो है उस विषय पर लिखना, ठीक है। जैसे अगर आप किसी स्त्री के, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी स्त्री की मुक्ति के संबंध में आप लिखना चाहते हैं कि जो है मुक्ति पर आप लिखना चाहते हैं, तो सीधा सीधा उस पर नहीं लिखना, बल्कि क्या करना, उसको किसी फॉर एग्जांपल किसी पक्षी का जो है उसको प्रतीक दे देना, और उस पक्षी की आज़ादी किस किस तरह से होनी चाहिए, इस तरह पे बेस्ड आपने कविता लिख ली। तो वो जो स्टाइल है वो है छायावाद का स्टाइल। अभी आप देखेंगे जब छायावाद की कविताएं धीरे धीरे आएंगी तो आपको जो है छायावाद अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल आप एक लाइन में ये समझ सकते हैं कि प्रतीकों के माध्यम से और बिंबों के माध्यम से रहस्यात्मक उद्घाटन करने वाली जो कविता होती है वो होती है छायावाद, ठीक है। और जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, द्विवेदी युग के प्रवर्तक, यानी कि द्विवेदी युग जिनके नाम पर पड़ा है, वो कहते भी हैं, सीधा सीधा उनका कथन भी आता है कि छायावाद शब्द से हमें कुछ समझ में नहीं आता है, और मतलब छायावाद से हम केवल यही अर्थ लगा पाते हैं कि जो एक तरह की रहस्यात्मक अभिव्यक्ति है उसे ही छायावाद कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपकी जो है कुछ बातें हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल जी की स्थापनाएं इसमें आती हैं इसके अलावा, और आपको थोड़ा सा एक आध कथन थोड़ा बहुत ध्यान रखने पड़ेंगे इसमें, ठीक है। आपको थोड़ा सा अप्रोच कुछ आलोचकों का ध्यान में रखना है। जो छायावाद है ना, दरअसल अभी तो एक स्थापना हिंदी साहित्य में हो चुकी है, नामवर सिंह ने उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि छायावाद को हम उस टाइम की जो स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति का काव्य कहते हैं। लेकिन उस टाइम पे ना बहुत टाइम तक ये माना जाता रहा कि उस टाइम एक तरफ तो भाई आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, और दूसरी तरफ ये वाला जो छायावादी आंदोलन था ये कहीं ना कहीं आज़ादी के आंदोलन से कटा हुआ कविता का स्टाइल है। तो कहा गया है कि छायावाद का जो आरोप था कि वो क्या है कि कहीं ना कहीं आज़ादी के आंदोलन से दूर होने वाला जो है आंदोलन है। तो ये बहुत सारे टाइम तक
बहुत सारे आलोचकों ने इस बात को माना है, लेकिन बाद में नामवर सिंह ने ये साबित किया कि जो छायावाद है वो दरअसल इससे कटा हुआ आंदोलन नहीं है आज़ादी की अभिव्यक्ति से, बल्कि कहीं ना कहीं उसी को जो है मूल्य को धारण करती है, स्वतंत्रता के मूल्य को धारण करती है, और इस वजह से छायावाद जो है उससे कटा हुआ आंदोलन न हो करके बल्कि उसके मूल्य को धारण करने वाला आंदोलन है। तो नामवर सिंह जी का एक कथन बड़ा प्रसिद्ध है इसके बारे में। छायावाद का बचाव किया है नामवर सिंह जी ने। नामवर सिंह जी कहते हैं कि छायावाद आज़ादी के आंदोलन का रोजनामचा नहीं है। रोजनामचा क्या होता है? डेली रिकॉर्ड। कि आज़ादी के आंदोलन का रोजनामचा नहीं है, ठीक है, बल्कि यह आज़ादी के मूल्य को धारण करने वाला काव्य है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि भाई देखो, माना जो छायावाद है इस पर यह आरोप बड़ा गलत है कि ये जो है आज़ादी से के आंदोलन से कटा हुआ जो है वो है, कि एक तरफ आज़ादी का आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ आप जो है फूल पत्तियों पर कविता लिख रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो आंदोलन है, ये जो है इसका जो उद्देश्य था वो आंदोलन का रोजनामचा लिखना नहीं था। यानी रोजनामचा समझते हैं आप, डेली रिकॉर्ड लिखना नहीं था कि अब इस पर थोड़ी कविता लिखेंगे कि गांधी जी आज ने दांडी यात्रा की और उस पर जो है वर्णनात्मक कविता लिख ली। तो उन्होंने कहा कि भाई छायावाद ने ऐसा नहीं किया, बल्कि छायावाद ने जो आज़ादी का जो मूल्य था ना, जो वैल्यू थी, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, उसको बेस बना करके कविता लिखी है। और वो जो स्वतंत्रता का मूल्य था उसे केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक महदूद नहीं रखा, केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक नहीं रखा कि हम आज़ाद हो जाएं और हमारी सरकार बन जाए, इस तरह की बातें। इसके आगे वो चलते गए, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप में स्वतंत्र होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के विचार स्वतंत्र होने चाहिए, पशु पक्षी स्वतंत्र होने चाहिए, ठीक है, इस तरह की बातें। और ब्रॉडर स्तर पर जाते हुए पूरे विश्व में, कि पूरे विश्व का प्रत्येक देश, प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक समाज अपने आप में स्वतंत्र होना चाहिए। इस ब्रॉडर एस्पेक्ट को छायावाद ने अपने मूल्य के रूप में धारण किया। तो ये स्थापना है आचार्य नामवर सिंह जी की, कि छायावाद क्या करता है, आज़ादी के आंदोलन का रोजनामचा नहीं है। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट कथन हो सकता है कि ये कथन छायावाद के बारे में किसने कहा है, और छायावाद को बचाने में, इस आरोप से हटाने में कि ये भाई एकदम कटा हुआ आंदोलन है, कटी हुई कविता है आंदोलन से, उसको बचाने में एक बहुत बड़ी भूमिका नामवर सिंह ने निभाई है। ठीक है, जेएनयू के प्रोफेसर रहे हैं नामवर सिंह, 2019 में इनकी मृत्यु हुई है। तो बहुत प्रसिद्ध ये एक इनका काम है, पूरी जीवन लगा करके। छायावाद इनकी किताब का नाम है, किताब का नाम ही छायावाद है। बहुत छोटी सी पुस्तक है, 100